दोस्तों, कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और तकनीकी माध्यम से इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने घर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अब हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि जो हम लोग यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग यहाँ सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो हम यहाँ अपने नोट्स बना रहे हैं, ये हम सारा प्रोग्राम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 यूपीपीसीएस 2020 का प्रीलिम्स जो होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहा है। यानी अगर आप इसे अच्छे से बना लेते, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप यूपीपीसीएस लोअर, समीक्षा अधिकारी, आरओ, लेखपाल, सब इंस्पेक्टर, एसएससी, रेलवे, जितने एग्ज़ाम हैं इसमें मैं सिविल को छोड़ दूंगा, बस आईएएस को छोड़ के बाद बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं आप इस नोट्स को पढ़ के जो है वो दे सकते हैं। सिर्फ सिविल को छोड़ के जितने एग्ज़ाम हैं आप इससे दे सकते हैं। और छोटे मोटे एग्ज़ाम का तो आप मेंस भी इसको पढ़ के दे सकते हैं। जैसे यूपीपीसीएस का अगर मेंस है तो मेंस में भी आप जो है जीएस के पेपर में अगर आपका हिस्ट्री टॉपिक है, हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया है, तो उसका आप इससे नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, उसके लिए ये बहुत कम है। लेकिन जीएस में जैसे एग्जाम्पल आ जाए, असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो था स्वराज्य पार्टी का गठन। स्वराज्य पार्टी वाला टॉपिक ही आ जाता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना के कारणों के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं जीएस के लिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, इसके कारण पे आप प्रकाश डालिए, तो भी आप लिख सकते हैं। तो इन सब एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, इस क्लास को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। 3 दिन तक हमारा टॉपिक वहीं से चलेगा। कहाँ से? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। बेटा, आप सब बालक जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से भारत में एक तो शांतिपूर्वक आंदोलन और दूसरा था क्रांतिकारी आंदोलन। दूसरा ये था क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा ये था। अच्छा, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए आप सब बच्चों को पता है कि हमारे देश में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। और क्रांतिकारी स्वराज्य पार्टी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन में अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब हमने क्रांतिकारी आंदोलन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, हमें क्रांतिकारी आंदोलन जो हैं वो कुछ इस तरह पढ़ने हैं। पहली चीज़ तो बेटा, जो आप कह सकते हैं कि जो गरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता आप जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि नरमपंथी नेता वे थे जो एप्लीकेशन के माध्यम से, जो याचना पत्र के माध्यम से, जो शिष्टमंडल के माध्यम से अपनी मांगें अंग्रेज सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड टॉपिक आज की दूसरी चीज़ हम देखें, ये थे गरमपंथी नेताओं को देखें तो गरमपंथी नेता जो हैं वो आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से,
इन सब माध्यमों से अपनी मांग सरकार के सामने रखते थे। बेटा, गर्मपंथी नेताओं में हड़ताल या आंदोलन या कुछ भी ये सब जो था वो क्या था, वो एक हिंसात्मक तरीका नहीं था, इसमें हिंसा नहीं थी। और ये जो आगे क्रांतिकारी आंदोलन है, ये जो उग्रवादी चरण था, उसी में जिस समय हिंसा आई है तब से ये क्रांतिकारी आंदोलन जन्म लेता है। और क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग कुछ इस तरह पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में पढ़ेंगे, 3 फेस में पढ़ेंगे। 3 फेस में कौन कौन से फेस हैं? पहला तो असहयोग आंदोलन से पहले। असहयोग आंदोलन से पहले मतलब जब हमारे देश में पहला राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन हुआ तो उससे पहले हमारे देश में पहले जो हुए हैं, जैसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, नासिक षड्यंत्र केस को पढ़ चुके हैं, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस को पढ़ चुके हैं, विनायक दामोदर सावरकर और जो है उनके भाई गणेश वासुदेव सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के हो गए, इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये असहयोग आंदोलन से पहले। दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन के बाद, ये आज का अपना टॉपिक है। असहयोग आंदोलन के बाद ये आज का टॉपिक है। और उसके बाद कल का जो टॉपिक है वो है विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन मतलब भारत की आज़ादी के लिए विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन किए गए उनके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आज हम पढ़ेंगे और ये कल हम पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में हुए हैं। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 1918 में भारत में विद्रोह कमेटी बनी थी। 1918 में भारत में विद्रोह कमेटी बनी थी। इस विद्रोह कमेटी के अनुसार भारत में पहला क्रांतिकारी आंदोलन कौन से राज्य में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1918 में विद्रोह कमेटी बनी और इस कमेटी के अनुसार भारत में पहला क्रांतिकारी आंदोलन किस राज्य में हुआ, मुझे जरा बताइए। चलिए खैर आगे देखते हैं। अब आज का काम शुरू करते हैं। देखिए, जब गांधी जी के द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत शांति से जा रहा था, चारों तरफ माहौल था, देश की आज़ादी का, स्वशासन प्राप्ति का माहौल था, हर कोई क्रांति में भाग ले रहा था, हर कोई आंदोलन में भाग ले रहा था, वेल एंड गुड, एकदम शानदार जा रहा था। और एकदम शानदार जब जा रहा था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा की घटना की वजह से। और जब गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस लिया तो भारतीय युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपनाया। और हिंसा के रास्ते में ये था कि हम अंग्रेज सरकार में दहशत पैदा करेंगे, हम उनके अंदर डर पैदा करेंगे और इस तरह वो हमारा देश छोड़ करके चले जाएंगे। तो बेटा, यहाँ अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने पर कुछ भारतीय युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपनाया और इसके साथ ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, सेकंड फेज स्टार्ट होता है। और इस सेकंड फेज में सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात जो थी वो थी आपकी किसकी? सचिंद्र सान्याल की। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल साहब। सचिंद्र सान्याल साहब का नाम क्यों याद रखना भैया? क्योंकि इन सचिंद्र सान्याल ने एक पुस्तक लिखी थी, वंदी जीवन मतलब ऐसा व्यक्ति जो जेल में है, उसके जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों की भगवत गीता या क्रांतिकारियों की कुरान कहा जाता था, या क्रांतिकारियों की कुरान या क्रांतिकारियों की बाइबिल
ये भी मिल सकता है, बाइबिल के नाम से जाना जाता है। बंदी जीवन, लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बंदी जीवन के लेखक कौन हैं। तो बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्र सान्याल साहब, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? बंदी जीवन। और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की भगवत गीता या कुरान या बाइबिल या उनकी पवित्र पुस्तक कहा जाता था, और ये पुस्तक भारत में पूर्णतः बैन थी। इस पर भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ था, ना तो इसे कोई खरीद सकता था और ना कोई इसे बेच सकता था, ऐसी पुस्तक थी। इस पुस्तक को जो भी पढ़ता था वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाया करता था, इसलिए इस बंदी जीवन पर रोक लगी हुई थी। अच्छा, इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए सचिंद्र सान्याल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, दोबारा सुनिएगा, इस क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद साहब, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक संस्था की स्थापना की गई, जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA। दोबारा सुनिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की भगवत गीता या कुरान या बाइबिल कहा जाता है। ऐसी पुस्तक थी जिससे लोगों का ब्रेन वॉश होता था, मतलब जिससे लोगों की सोच बदलती थी और लोग क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। अच्छा, अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सचिंद्र सान्याल साहब, चंद्रशेखर आज़ाद साहब और राम प्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, और इस संगठन की स्थापना की गई, और इस संगठन का उद्देश्य था कि हम भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, हम भारत को संयुक्त राष्ट्र भारत बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत को हम संयुक्त राष्ट्र, भारत को संयुक्त राज्य ऑफ इंडिया के नाम से बनाएंगे। अच्छा, अब ये संयुक्त राज्य ऑफ इंडिया यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? तो बेटा, इसके अंतर्गत इन लोगों का मानना था कि भारत के सारे राज्यों को एकीकृत करके एक केंद्र में सरकार होगी और हर राज्य की अपनी सरकार होगी, और इस सरकार का आधार अब वंशानुगत नहीं होगा, इस सरकार का आधार अब वाइसराय नहीं होगा, इस सरकार का आधार राजशाही नहीं होगा, इस सरकार का आधार होगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब हम अपने लोगों को सरकार में चुन के भेजेंगे और हमारे द्वारा चुने गए लोग हम पर शासन करेंगे। बेटा, कभी आपसे पूछा जाए कि HRA का उद्देश्य क्या था? हर पार्टी का अपना उद्देश्य होता है। बीजेपी हर साल अपना संकल्प, हर इलेक्शन से पहले संकल्प पत्र निकालती है, कांग्रेस निकालती है, हर पार्टी का अपना अपना उद्देश्य है। सेम ऐसे ही ये जो थी, ये आपकी जो है HRA जो थी, इसका उद्देश्य था यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया यानी गणतंत्रात्मक भारत बनाना, और गणतंत्रात्मक भारत में हमारी अपनी सरकार होगी, और ये सरकार जो है वो प्रजातंत्र के आधार पर यानी भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। अच्छा, अब सुनिएगा, क्रांतिकारी संगठन बनाया है। बेटा, कोई भी संगठन चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कोई भी संगठन चलाने के लिए बेटा हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश में वर्तमान में एक राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इलेक्शन से पहले साफ कह देते हैं कि भैया देखो, हमारी पार्टी नई है,
आप लोग पार्टी फंड में पैसा दीजिए, जनता से पैसा मांगते, कहते वो आप जो पार्टी फंड में पैसा देंगे ना वो आपके द्वारा दान किया जाएगा, यानी इस तरह से पैसा मांगते। आप भी समझ रहे हैं कौन मुख्यमंत्री हैं वो, मुझे भी थोड़ा सही लगते हैं उनका काम धाम। तो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे के हम लोग जो है कोई संगठन नहीं चला सकते। और क्रांतिकारी संगठन है तो हमें धन भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। धन किसके लिए चाहिए? ताकि जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं संगठन के उनको पूरा किया जाए। और हथियार किस लिए चाहिए? हथियार इसलिए चाहिए ताकि हमें, क्रांतिकारी संगठन है, कहीं कोई लड़ाई करनी पड़ जाए तो हमारे पास हथियार होने चाहिए। तो बेटा HRA के सदस्यों ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने, HRA के सदस्यों ने धन तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से, धन तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सब नोट्स का PDF मिल जाएगा। HRA के सदस्यों ने धन तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से बेटा एक बड़ी घटना को 9 अगस्त 1925 को 1925 को हैं एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दोबारा से देखिएगा और ये याद रखिएगा, मैंने पहली बार UPSC का जब पेपर दिया था, मुझे आज तक याद है, ये मेरे एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन था कि ये जो काकोरी कांड है 9 अगस्त 1925 की घटना है, ये किस संस्था के सदस्यों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन था HRA, फिर था HSRA, फिर था नौजवान सभा, फिर था अभिनव मेला या मित्र मेला। तो आंसर है HRA के सदस्यों के द्वारा इस घटना को धन तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 की बात है। क्या बात है कि सहारनपुर ये उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर से एक ट्रेन चली है जो कि कहाँ जानी है? लखनऊ जानी है। और इस ट्रेन का नाम क्या है? 8 डाउन ट्रेन, ये इसका नाम था। 8 डाउन ट्रेन जो है वो कहाँ से चली है साहब? सहारनपुर से। कहाँ जाएगी? लखनऊ। और क्रांतिकारियों को ये खबर थी कि इसमें रेलवे का खूब सारा खजाना भरा हुआ है, खूब सारे हथियार भरे हुए हैं। तो बेटा काकोरी नामक स्थान पर जब ये ट्रेन पहुंची, आप लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तब लखनऊ से निकलते तीसरा या चौथा स्टेशन है काकोरी। जब आप बरेली मुरादाबाद वाले रूट से जाएंगे, कानपुर वाले रूट से जाएंगे तो नहीं पड़ेगा। ये काकोरी एक स्थान है और काकोरी नामक स्थान पे 9 अगस्त 1925 को इस 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया। दोबारा से देखिएगा, HRA के सदस्यों ने धन तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर से चल के सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। यहाँ से सरकारी खजाने और सरकारी हथियारों को जो है इन्होंने लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस इवेंट को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना में कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जब 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो इसमें से 17 लोगों को 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 17 लोगों को लंबी सजा हुई। 17 लोगों को लंबी सजा, मतलब किसी को 10 साल की, किसी को 15 साल की, इस तरह से लंबी सजा हुई। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद जो है 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास मतलब लाइफ टाइम जेल कारावास, तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में रहना है बेटा। और तीसरी चीज़, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई बेटा, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई।
और इन 4 लोगों को जो फांसी की सज़ा हुई है उसमें बेटा सबसे पहले 17 दिसंबर और ये है 1925, 17 दिसंबर 1927 को, माफ़ी चाहूँगा, 17 दिसंबर 1927 को। और 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी साहब इनको गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। इनको फांसी दी जानी थी 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज़ इनकी फांसी से डरते थे कि ऐसा न हो इसको फांसी दें और भारत में एक बड़ा आंदोलन हो जाए। ये चारों जो है इस काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी वो थे अशफाक उल्लाह खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, रोशन सिंह साहब और राजेंद्र लाहिड़ी। ये चारों बहुत ही युवा क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ों को डर था ऐसा न हो हम इन लोगों को फांसी लगाएं और देश में आंदोलन खड़ा हो जाए। इसीलिए इन क्रांतिकारियों को अलग अलग फांसी दी गई और राजेंद्र लाहिड़ी साहब को तो 2 दिन पहले ही यानी 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। उसके बाद बेटा 19 दिसंबर 1927 को 1927 राम प्रसाद बिस्मिल साहब, फिर अशफाक उल्लाह खां साहब और रोशन सिंह, इन तीनों को भी फांसी दी गई और इन तीनों को दी गई 19 दिसंबर 1927 को। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल साहब को जो फांसी दी गई है वो दी गई है फैज़ाबाद जेल में। अशफाक उल्लाह साहब को गोरखपुर जेल में, इनको दी गई है गोरखपुर जेल में। और इनको जो फांसी दी गई है वो दी गई है इलाहाबाद जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को फैज़ाबाद जेल में, अशफाक उल्लाह खां साहब को गोरखपुर जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में जो है वो फांसी की सज़ा दी गई। दोबारा सुनिएगा, पूरी बात बोर्ड पर लिखी हुई है और बस इसी तरह याद करें आप, है ना। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को रट के मैं आपको बता दूं, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आपका सिद्धांत कुछ अलग हो, मेरा ये मानना है कि आप जीएस में किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक रट के नहीं रख सकते हैं। अक्टूबर 1924 में कानपुर में एचआरए की स्थापना की गई। एचआरए का उद्देश्य था कि हम भारत को संयुक्त राज्य भारत बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसकी अपनी एक सरकार होगी और सरकार का आधार होगा वयस्क मताधिकार। जैसे आजकल हम वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार हम खुद चुनते हैं और उसके बाद सरकार की हम लोग जम के बुराई भी करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस एचआरए के सदस्यों ने धन तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना के लिए 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजा हुई, 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ और 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। इसमें सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी साहब को गोंडा जेल में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल साहब को फैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां साहब को गोरखपुर जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। और इसके बाद ये एचआरए जो है वो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये एचआरए जो है वो लगभग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एचआरए का जो है यहीं ये आंदोलनकारी गतिविधियां एचआरए की बंद हो जाती हैं। अच्छा,
अब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एचआरए काम कर रहा था ना, इसमें भगत सिंह के द्वारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगत सिंह के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था नौजवान सभा। इस नौजवान सभा के बारे में एक दो बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नौजवान सभा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। दोबारा सुनिएगा, नौजवान सभा की स्थापना जो है 1924 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य सिर्फ एक था, और वो क्या था? वो ये था कि युवाओं में देशभक्ति कैसे पैदा की जाए, युवाओं में देशभक्ति पैदा करना, ये इस क्रांतिकारी संस्था का जो है उद्देश्य था, नौजवान सभा का उद्देश्य था। दोबारा सुनिएगा, पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं बनी और 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा, बेटा इसमें 3 ही पॉइंट हैं। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति पैदा करना था। चलिए खैर, ये संस्था भी अब चले जाती है। उसके बाद अब क्या होता है? अब थोड़ा सा नया काम होता है और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा सितंबर 1928 में स्थान क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। बेटा फिरोज शाह कोटला मैदान को आजकल किस नाम से जाना जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिरोज शाह कोटला मैदान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। आप आंसर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ। अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हाँ सुनिए, सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह के द्वारा सितंबर 1928 में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था HSRA। संस्था की स्थापना नहीं की गया था, वही HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन यहाँ विचारधारा थोड़ी बदल दी गई। और विचारधारा क्या बदल दी गई कि हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। रिपब्लिकन का मतलब होता है गणतंत्रात्मक, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि HRA का उद्देश्य था हम गणतंत्रात्मक भारत की स्थापना करेंगे। उसके नाम में ही था रिपब्लिकन, लेकिन अब रिपब्लिकन के साथ साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। और समाजवादी का मतलब क्या होता है? जिसमें हर वर्ग को स्थान दिया जाए, जिसमें सभी एक बराबर हों, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सब बराबर हैं। वो समाजवाद है। तो HSRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में की गई और इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्र, भारत को समाजवादी गणतंत्र बनाना, ये इसका उद्देश्य था HSRA का। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अच्छा, अब घटना क्या होती है? सब कुछ सही चल रहा था,
कोई दिक्कत नहीं थी। HSRA की भी स्थापना हो गई और HSRA के सदस्य जो हैं वो युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा रहे थे, वो युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि ज़्यादा ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े, लेकिन हिंसक आंदोलन को ये बहुत कम महत्व देते थे। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हिंसक कर रही हूँ, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच हमारे देश में साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन आयोग क्यों आया था, कब आया था, कैसे आया था, ये हम अपनी कल जो क्लास है उससे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। पूरा साइमन कमीशन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप समझिएगा, साइमन कमीशन आया था और इसका भारत में ज़बरदस्त विरोध हो रहा था और इसका सबसे ज़्यादा विरोध लाहौर में हो रहा था और लाहौर में विरोध कर रहे थे खुद लाला लाजपत राय। इन लोगों के नेता थे, क्रांतिकारियों के, बढ़िया विरोध कर रहे थे। अच्छा, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो वहाँ का जो SP था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम था स्कॉट, उसने लाठी चलाने का आदेश दिया और लाला जी पर बेहद लाठी बरसाई गई, जिससे लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यानी सितंबर 1928 में स्थापना हुई, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अच्छा, इस घटना का पूरे भारत में क्रांतिकारियों ने जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए था कि लाला लाजपत राय जैसा नेता जो है वो पुलिस की लाठियों से मारा गया और किसी ने कोई ऐसा विरोध नहीं किया जिससे अंग्रेज सरकार को तकलीफ हो। इसलिए लोग हो सकता है कांग्रेस पर सवाल उठाते हों, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लिख देता हूँ मैं। लाला लाजपत राय की कहाँ, ये आपका स्थान मैंने बताया आपको, लाहौर। लाहौर में जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इस समय इनकी लाठियाँ पुलिस ने चलाई, जिससे इनकी डेथ हो गई। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है भैया कि पुलिस ने लाठियाँ चलाई, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने प्लान बनाया कि हम लाहौर के SP स्कॉट की गोली मारकर हत्या कर देंगे और इस हत्या का हम बदला लेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु का हम बदला लेंगे। और वो दिन भी आ गया जब बेटा क्या किया गया कि 17 दिसंबर 1928 को 17 दिसंबर 1928 को किसने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों ने मिलकर के, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों ने मिलकर के 17 दिसंबर 1928 को एक प्लान बनाया कि हम लाहौर के SP स्कॉट की, यहाँ मैं नाम बोल रहा हूँ स्कॉट की हम क्या करेंगे, हत्या कर देंगे। अपना प्लान बना के बैठ गए और स्कॉट अपनी ऑफिस से बाहर आने वाला था, लेकिन स्कॉट बाहर नहीं आएगा। आएगा कौन? जो जिसकी डेथ बुला रही है, जिसकी मृत्यु, जिसका समय आ गया, वो आएगा। और वो कौन आया? लाहौर का डिप्टी SP। और लाहौर का डिप्टी SP कौन था उस समय? वो था सैंडर्स जो है वो बाहर आया और क्रांतिकारियों ने क्या किया, सैंडर्स की जो है वो गोली मार करके हत्या कर दी, गोली मार करके हत्या कर दी। हालांकि उसके बाद पूरे लाहौर में पर्चे चिपका दिए गए कि हम इसको मारना चाहते थे, स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन सैंडर्स की गलती से हत्या हो गई है, हम इसको मारना चाहते थे।
इस घटना को बेटा हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिन पर पुलिस ने लाठियां चलाई, जिससे 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की लाहौर में डेथ हो जाती है। अब इसके अंगेज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के डिप्टी एसपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। क्रांतिकारी इसमें स्कॉट को मारना चाहते थे। खैर जाने दीजिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ना पूरे देश में अलग माहौल बन गया। क्या माहौल बन गया? आज भी आप पढ़ेंगे तो इन लोगों को क्रांतिकारी नहीं कहा जाता है। हमारी इतिहास की 90% पुस्तक इन लोगों को क्रांतिकारी नहीं, आतंकवादी शब्द से संबोधित करती हैं। पता नहीं कैसे कर लेती हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं होती है भैया कि हम कर पाएँ, फिलहाल करती हैं। और जब वो इस शब्द से इन लोगों को संबोधित करती हैं तो आम जनता जो है वो इन क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ती नहीं थी, वो इन क्रांतिकारी संगठनों को गलत मानती थी। अच्छा, और गलत मानती थी तो अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया आम जनता के सामने हम अपने विचार प्रस्तुत करें, आम जनता के सामने जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा उद्देश्य है, हम उसको प्रस्तुत करें। और बस इसी उद्देश्य से घटना क्या होती है? 8 अप्रैल 1929। और इस टॉपिक की ज़्यादा जानकारी के लिए आप द लीजेंड ऑफ भगत सिंह वो फिल्म देख सकते हैं, जिसमें अजय देवगन साहब ने जो है वो काम किया है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929, जगह केंद्रीय विधानमंडल, और स्थान दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल में क्या चल रही थी साहब? बहस चल रही थी। किस पर बहस चल रही थी? 2 विवादित बिल थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। 2 बिल सरकार लेके आई थी, बहुत खतरनाक बिल थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिल पे क्या चल रही थी? बहस चल रही थी। और जब दोनों बिल के में क्या था कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप लगातार कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, इस तरह के खतरनाक बिल थे। तो इन दोनों बिल पर जब बहस चल रही थी तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में दिल्ली में किसने? भगत सिंह साहब और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? केंद्रीय विधानमंडल में जो है वो बम फेंका। पब्लिक सेफ्टी बिल बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। जब क्या चल रहा था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। अच्छा, और बम फेंकने के बाद इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अपनी गिरफ्तारी क्यों दी? ताकि ये जो है समाचार पत्रों से बात कर सकें, समाचार पत्रों के माध्यम से अन्य ये जो मीडिया के माध्यम होते हैं, इन माध्यमों से भारत के लोगों तक अपने संदेश पहुंचा पाएँ। तो इसलिए इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के दौरान बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। अच्छा, इन्होंने जब बम फेंका तो इन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके जिन पर यह लिखा हुआ था कि ये जो बम फेंकने का उद्देश्य है, ये जो बम फेंके जाने का उद्देश्य है, उससे हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम बस जो है बहरे कानों तक
बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा उन पर्चों पर लिखा हुआ था। यहीं पर भगत सिंह के द्वारा पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया। बेटा, इससे पहले क्रांतिकारियों के द्वारा बोले जाने वाला शब्द था वंदे मातरम, लेकिन यहाँ केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार सरदार भगत सिंह ने जो है वो आपका ये जो है इनकलाब जिंदाबाद शब्द जो है बोला था। इनकलाब जिंदाबाद जो शब्द है, इससे पहले जो है वंदे मातरम जो है वो बोला जाता था। वंदे मातरम बोला जाता था। और जो इनकलाब जिंदाबाद शब्द है, इसका अर्थ होता है क्रांति सदैव अमर रहे। क्रांति सदैव अमर रहे, अमर रहे, ये इस शब्द का अर्थ होता है। और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन। क्या गजब क्वेश्चन? ये जो इनकलाब जिंदाबाद शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा, बंग-ए-दर्रा, ये उनकी एक पुस्तक है, उस बंग-ए-दर्रा में इस शब्द का प्रयोग किया था। मोहम्मद इकबाल साहब ने पहली बार बंग-ए-दर्रा में इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग किया गया था। अच्छा, अब सुनिएगा, दोबारा से एक बार डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम लाहौर षड्यंत्र केस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके बाद ये देखा गया कि भाई भारत में क्रांतिकारियों के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बन रहा है। वो लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन माहौल देश में कुछ लोग नेगेटिव बना रहे हैं। 8 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानमंडल नई दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के दौरान जो है इन्होंने बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसा किया था और इन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके थे जिन पर लिखा हुआ था कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। यहीं पर इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसमें क्रांति सदैव अमर रहे, ऐसा जो है जिसका अर्थ होता है। इसे सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने बंग-ए-दर्रा नामक पुस्तक में दिखाया है। मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि इस ऐसी घटना के बाद बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए कि नहीं भाई, क्रांतिकारियों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन कांग्रेस ने साहब जो है, मैं आपको बताऊं, बड़ा विरोध किया है। मैं नहीं कहता हूं, जो इतिहास कहता है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूं। गांधी जी ने बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया, गांधी जी ने, कि कुछ गैर जिम्मेदार युवाओं ने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर किया है। कुछ गैर जिम्मेदार युवाओं ने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर किया है। मैं नहीं कहता, इतिहास प्रश्न चिन्ह उठाता है गांधी पे कि जब उस घटना में कोई मरा ही नहीं तो तुम इस बात को क्यों बोल रहे हो गांधी। चौरी चौरा की घटना हो गई इतनी बड़ी, उसके बाद आपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे, यहाँ तो ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। फिर आप इतनी जो है बुराई क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, और क्या कहते हैं लोग? मदन मोहन मालवीय साहब, उन्होंने तो ये कहा कि ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत बड़े लेवल पर इसका विरोध किया कि इनको, क्रांतिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी और फिर उसके बाद जो है लोगों ने जो है इनका जो है इनके विचारों को पढ़ा और यहाँ क्रांतिकारियों के विचारों को पढ़ने के लिए एक बड़ी फेमस पुस्तक, जिसका नाम आप सभी को याद होना चाहिए, एक बड़ी फेमस पुस्तक, और वो फेमस पुस्तक जो है उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ बम, ये पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ बम। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके भगवती चरण बहोरा।
भगवती चरण बहुरा साहब ने ये पुस्तक लिखी है। भगवती चरण बहुरा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है फिलॉसफी ऑफ बम। इसमें क्या था, इसमें क्रांतिकारियों की वे विचार थे जिन्हें वे जनता के साथ शेयर करना या साझा करना चाहते थे। कल सुबह जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक कौन हैं? भगवती चरण बहुरा। और इसमें वो सब विचार थे जिनके बारे में क्रांतिकारी जो है वो क्या करना चाहते थे, जो है विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। अब जल्दी से सुनिए, घटना ये होती है कि इसके बाद असेंबली में बम फेंके जाने की घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया, लाहौर जेल में। और जेल में बंद कर दिया गया और यहाँ क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो किसी का खून करके आए हों। इसके विरोध में क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल प्रारंभ की, बड़े लेवल पर भूख हड़ताल प्रारंभ की। और जब उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की तो बेटा उसके बाद जो है लंबी भूख हड़ताल के बाद 63 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद महान युवा क्रांतिकारी 63 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर में महान युवा क्रांतिकारी जितिन दास की डेथ हो गई। इन्होंने सबसे लंबी भूख हड़ताल की थी, 63 दिन की लंबी भूख हड़ताल। उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, आप सब बच्चे जानते हैं, धोखे से चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुलिस ने जो है घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मार ली और 27 फरवरी 1931 को जो है वो शहीद हो गए। और उसके कुछ ही समय बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसके साथ ही भारत में जो बड़े क्रांतिकारी आंदोलन था वो समाप्त हो गया। लेकिन एक छोटा क्रांतिकारी आंदोलन भी मिलता है जिसमें इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है वो सूर्य सेन के द्वारा की गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव जो है शस्त्रागार, पुलिस का शस्त्रागार था चटगांव में, उसको लूट लिया सूर्य सेन ने और उसके लिए सूर्य सेन को भी फांसी दे दी गई। और इसके साथ ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का हमारा ये टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म अजय देवगन वाली जो है वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। इसका PDF नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।